मैं नृसिंह दयाल सहायकाचार्य डांटिंग राजस्थान निवासी टोटले। आज हम 1982 के सामाजिक चीन के संविधान के द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानवाधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में, जिनके अनुपस्थिति में व्यक्ति के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है। अतः मानव को मानव होने के नाते वे अधिकार से मिलने चाहिए जिन्हें मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सामाजिक चीन के संविधान के द्वारा व्यक्ति के चहुमुखी विकास से रिलेटेड सरकार की सामाजिक परिस्थितियां राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई हैं, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स, मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि जब देश में 1954 में संविधान लागू किया गया, उस संविधान में 1975 में भी संशोधन कर दिया गया। इन संविधानों के द्वारा भी मानवाधिकारों का प्रावधान किया गया था। मानव के व्यक्तित्व से संबंधित प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध किया गया था। 1978 में पुनः सरकार के संविधान को संशोधित कर दिया गया है। कहने मतलब यह था कि 1954 के संविधान में जिन सामाजिक परिस्थितियों का प्रबंध किया गया था, जिन सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बरकरार रखा गया। लेकिन 1982 के संविधान के द्वारा पहले से विद्यमान अधिकारों को व्यापक कर दिया गया, उन्हें बहुत अधिक विस्तारित रूप से दे दिया गया और यह आवश्यकता महसूस की गई कि व्यक्तित्व विकास के लिए इनके साथ साथ कुछ प्रकार के जो ड्यूटीज होती हैं, मूल कर्तव्यों को भी घोषणा की जाती है। 1982 के संविधान के अध्याय 2 के अनुच्छेद 33 से लेकर के 56 तक मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आइए आज 1982 के संविधान के द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारों का वर्णन आप ग्राम के बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं। पहली बात करते हैं, पहले अधिकार की बात करते हैं, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता एवं मानवाधिकार। कहने का मतलब यह था कि संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई व्यक्ति किस पद पे काम करता है, एक कर्मचारी से लेकर के देश के राष्ट्रपति तक, एक साधारण व्यक्ति से लेकर के सभी के साथ कानूनी रूप से, कानून के दृष्टि से उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहने में यह था कि राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात इस प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। साम्यवादी चीन के सभी नागरिकों को कानूनी रूप से समानता प्रदान की गई है। किसी भी प्रकार से राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर, निवास के आधार पर, कारोबार के आधार पर, संपत्ति के प्रकार के आधार पर, संपत्ति के लिमिटेशन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अतः सबसे पहले संसार में, विश्व में रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान के द्वारा अपनाया गया था। डायसी विधि के शासन के जनक माने जाते हैं। विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों ने रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की। तो कहने वाला यह था कि जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर राज्य के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से 1982 के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय, सुविधाएं प्रदान करते समय धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात कानूनी रूप से सभी व्यक्तियों को समान दर्जा दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 33 में प्रावधान किया गया है।
मत देने एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब यह है कि 1982 के संविधान के अध्याय 2 के 34 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात जिन व्यक्तियों की लगभग 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे न केवल मत देने का अधिकार होता है बल्कि देश में होने वाले किसी भी राजनीतिक पद के लिए वो चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं। इसलिए ये सामाजिक जीवन के नागरिकों का यह अधिकार है कि उन्हें अपने अंतःकरण के अनुसार, अपने स्वेच्छा के अनुसार उन्हें किसी भी प्रकार के पक्ष में वोट देने का अधिकार होता है और देश में होने किसी राजनीतिक पद के लिए भी चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं, अर्थात उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार से राइट टू वोटिंग एंड राइट टू पॉलिटिकल जो फ्रीडम जो प्राप्त होती है उसका मतलब यही होता है। तीसरे अधिकार की बात करते हैं, भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 35 के अनुसार इस संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्तियों को सभा करने का अधिकार दिया गया है, भाषण करने का अधिकार दिया गया है, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों के प्रचार प्रसार करने हेतु सभा या सम्मेलन करने से नहीं रोका जा सकता है। कहने में यह है कि सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को कोई भी नया दल बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी नए दल का गठन कर सकते हैं, उसके विचारधारा का प्रचार प्रसार करने तो शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ तक कि सामाजिक जीवन के नागरिकों को सरकार के खिलाफ, सरकार की कमियों के प्रति आंदोलन करने का अधिकार दिया गया, अर्थात हड़ताल करने का भी अधिकार दिया गया है। चौथे अधिकार की बात करते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार राजकीय कोई भी धर्म विशेष को समर्थन नहीं देता है, अर्थात जिस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, अर्थात राज्य नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय धर्म क्या धर्म, अर्थात राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को नहीं तो प्रोत्साहन दिया जाता है और किसी धर्म विशेष का विरोध किया जाता है। इस प्रकार का संविधान धर्म निरपेक्षता पर आधारित संविधान कहलाता है, पंथ निरपेक्षता पर आधारित कहलाता है। साम्यवादी जीवन में संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वे किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, उसका प्रबंध करने के लिए सभी प्रकार के उनके द्वारा पूजा अर्चना की विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राज्य अपनी ओर से किसी धर्म विशेष को न तो प्रोत्साहन देता है न किसी धर्म विशेष का विरोध करता है। यह अधिकार कहलाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता कहलाता है। अगले अधिकार की बात करते हैं, निरपराधता की गारंटी। निरपराधता की गारंटी का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में जो अधिकार दे दिया गया है अनावश्यक है, अनुचित गिरफ्तारी करने से उसे इस कार्य की सुरक्षा जो प्रदान की गई है, यह संविधान के अनुच्छेद 41 में प्रावधान किया गया है कि साम्यवादी चीन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में जब तक न्याय की हिरासत में नहीं लिया जा सकता, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जब तक उसकी गिरफ्तारी से संबंधित न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय या प्रोक्यूरेटेड के द्वारा भी कोई आदेश जारी नहीं कर देता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कहने में क्या है, किस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के घर में घुसने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। यद्यपि वहां पर इस प्रकार से अपने पत्र व्यवहार की गोपनीयता का अधिकार दिया गया है, टेलीग्राम की इस प्रकार की गोपनीयता का अधिकार दिया गया है, फौजदारी मामलों में ही
केवल जांच से संबंधित केवल इस प्रकार की उसकी जो जांच की जाती है, तब किसी व्यक्ति के जो दस्तावेज होते हैं उनको खोला जा सकता है, लेकिन वैसे किसी व्यक्ति के बिल्कुल किसी घर में घुसने का अधिकार नहीं होता है। अगले अधिकार की बात करते हैं, रोजगार की प्राप्ति का अधिकार। साम्यवादी फील्ड में काम करना व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है, उसका दायित्व माना जाता है। इसलिए संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए उसे कार्य करने का अधिकार होता है। उस काम के बदले उसे पारिश्रमिक के रूप में उसे मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब राज्य की ड्यूटी है, ये राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करे, उन्हें रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए। इसी प्रकार से अगले अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब यह है कि सामान्य जीवन में सभी नागरिकों को राज्य की ओर से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात राज्य के द्वारा नागरिक शिक्षा देते समय धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर शिक्षा का भेदभाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। अगले अधिकार की बात करते हैं, राज्य की ओर से अपाहिज होने की स्थिति में, निःशक्त होने की स्थिति में उसे नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन, उसे नियमानुसार राजकीय भत्ते प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये राज्य की ड्यूटी है कि वह मजदूर के लिए उनके सेवा शर्तें लागू करे, उनके विश्राम का समय निर्धारित करे, और जो लोग अपाहिज हो जाते हैं उन्हें राज्य की ओर से भत्ते भी प्रदान किए जाए। तो कहने पर यह था कि भारतीय संविधान की भांति साम्यवादी चीन के नए संविधान के द्वारा भी मानव अधिकारों को, बेसिक राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को व्यापक किया गया है और सब प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व सामूहिक विकास से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं बात के साथ आज के बात को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।